नमस्कार दोस्तों। आज से मैं आपको कराने जा रहा हूँ जो पूर्व में पूछे गए क्वेश्चन है यूपी ट्रिपल एस सी असिस्टेंट अकाउंटेंट में। ये क्वेश्चंस जो मैं करवाने जा रहा हूँ ये सभी प्रकार के जो अकाउंट्स के एग्ज़ाम होते हैं उनमें काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है द मोस्ट रिगरस टेस्ट ऑफ लिक्विडिटी इज करंट रेशियो, क्विक रेशियो, एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। अ ब्रीफ explanation of the transactions is called summarizing particular narration information. Then the right answer is C, narration. Stock turnover ratio is liquidity ratio, profitability ratio, solvency ratio, activity ratio. So the right answer is activity ratio. Next question is which of the following is not the technique of capital structure analysis? Trading on equity, capital gearing, capital budgeting, cost of capital. तो इसमें से जो सबसे सही आंसर है वो है कैपिटल बजटिंग। बाकी तीनों जो है कैपिटल स्ट्रक्चर एनालिसिस में यूज होते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किस प्रकार का खाता है आपका? यह है आपका नॉमिनल अकाउंट। जॉब कॉस्टिंग इज यूज्ड इन जॉब कॉस्टिंग कहाँ पर यूज़ की जाती है? प्रिंटिंग प्रेस में। आंसर इज डी, द स्कोप ऑफ विच इज़ वाइडर। इनमें से किसका क्षेत्र व्यापक होता है? इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल चेकिंग, इंटरनल ऑडिट। तो द राइट आंसर इज इंटरनल कंट्रोल। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज रिलेटेड टू long-term capital gain, short-term capital gain, income from business, income from other sources. So the right answer is long-term capital gain, A. Cost of depreciation fund कौन सी कॉस्ट होती है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, एवरेज कॉस्ट होती है, इक्विटी कॉस्ट होती है। तो सही आंसर है ए, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ट्रेडिंग अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और नॉन ऑफ द अबव। तो ट्रेडिंग अकाउंट किस प्रकार खाता है हमारा? यह है हमारा nominal account. Under annuity method, the amount of depreciation is fixed for all years, increasing every year, decreasing every year, fluctuating from year to year. Then the right answer is fixed for all years. If the shares are forfeited, the share capital account is debited by. जब अंशों का हरण किया जाता है तो उस समय शेयर कैपिटल अकाउंट को हम किस चीज़ के द्वारा डेबिट करते हैं? फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स, कॉल्ड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स या इश्यू प्राइस ऑफ शेयर्स। सो द राइट आंसर इज सी, कॉल्ड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स। विच ऑफ दीज अकाउंट शो डेबिट बैलेंस? इनमें से कौन से खाते हैं जो नाम में शेष दिखाते हैं? मशीनरी अकाउंट, सेल्स अकाउंट, कैपिटल अकाउंट या ऑल ऑफ द अबव। सो द राइट आंसर इज ए, मशीनरी अकाउंट। सेल्स अकाउंट और कैपिटल अकाउंट हमारे क्रेडिट बैलेंस शो करते हैं। Which of the following is a non-current asset? It means which of the following is a fixed asset? Stock, no, stock is our current asset. Goodwill, yes, goodwill is our fixed asset. It is a tangible asset, and it comes under fixed asset. So the right answer is B. Repaid rent is our current asset. Account receivable is our current asset. कॉपीराइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कॉपीराइट हमारा किस तरह का एग्जाम्पल है? टेंजिबल है, इंटेंजिबल है, वेस्टिंग है, फिक्टिशियस है। तो कॉपीराइट हमारा इंटेंजिबल असेट्स की श्रेणी में आता है। ऑन रिजोल्यूशन ऑफ ए फर्म एन अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम द अनरिकॉर्डेड असेट इज क्रेडिटेड टू। जब हमारे फर्म का समापन होता है तो उस समय हम कौन सा खाता बनाते हैं? उस समय जो हम खाता बनाते हैं वो है रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट में अगर हमारी कोई अनरिकॉर्डेड असेट है और उससे कुछ पैसा हमें मिलता है, उससे कुछ पैसा वसूल होता है, तो वो हम अपने रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। तो राइट आंसर इज बी। अ डिक्रीज इन द प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स रिजल्ट इन इंक्रीज इन नेट प्रॉफिट, इंक्रीज इन इक्विटी, इंक्रीज इन नेट प्रॉफिट या बोथ ए एंड बी। जब हम अपनी डूबत और संदिग्ध ऋणों में कमी करते हैं तो इससे क्या होगा? अल्टीमेटली हमारे प्रॉफिट्स इंक्रीज होंगे। तो राइट आंसर इज ए। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट शोज डिफरेंस बिटवीन अमाउंट ऑफ रिसिप्ट एंड राइट टू रिसीव एन अमाउंट? मैचिंग कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, एक्रूअल कॉन्सेप्ट और रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट।
So according to me the right answer should be realization concept, वसूली की अवधारणा. Sacrificing ratio is calculated in the case of, किस केस में sacrificing ratio कैलकुलेट किया जाता है? रिटायरमेंट में, डेथ पे, इंसॉल्वेंसी पे या एडमिशन पे. तो राइट आंसर इज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. पर्सनल एंड रियल अकाउंट्स आर शोन इन, बस हम कहाँ पर दिखाते हैं पर्सनल और रियल अकाउंट्स को? बैलेंस शीट में, ट्रेडिंग में, प्रॉफिट एंड लॉस में या ट्रायल बैलेंस में? राइट आंसर इज बैलेंस शीट, क्योंकि ट्रेडिंग और प्रॉफिट में केवल आपके नॉमिनल अकाउंट्स आते हैं और ट्रायल बैलेंस में सभी प्रकार के खाते आते हैं, चाहे वो नॉमिनल हो, पर्सनल हो या रियल अकाउंट हो. If the net profit earned during the year 80,000 and the debtors have increased during the year by 15,000, the cash from operations will be. So what will be the answer? The answer will be 65. So yeah, 65,000, right? ये मैं बाद में करवाऊंगा आपको. A person deposits LIC premium of 10,000, he can claim. तो वो क्या कर सकता है? वो ए ऑप्शन है डिडक्शन ले सकता है अंडर सेक्शन 80C या एग्जाम्पशन ले सकता है अंडर सेक्शन 10 या बोथ ए एंड बी. वो इसका आंसर है सी, वो डिडक्शन भी ले सकता है और इसका एग्जाम्पशन भी ले सकता है. जब वो पॉलिसी खोलेगा तो उस समय उसको मिल जाएगी 80C के अंतर्गत डिडक्शन मिलेगा, और जब उसको मैच्योरिटी उसको पैसा मिलेगा बाद में तो उस समय उसको मिलेगी एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 10 के अंतर्गत. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? The right answer is 1977. Preparation of final account falls in bookkeeping, accounting, auditing. The right answer is accounting. एक प्रोसेस होता है, पहला आइडेंटिफिकेशन, फिर मेजरिंग, फिर रिकॉर्डिंग, फिर क्लासिफिकेशन तक हमारा बुककीपिंग में आता है. उसके बाद समराइजिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन, इट कम्स अंडर अकाउंटिंग. विच ऑफ द फॉलोइंग does not come under the purview of bookkeeping? निम्नलिखित में से कौन पुस्तपालन के अंतर्गत नहीं आता है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस बिल्कुल आता है, रिकॉर्डिंग बिल्कुल आता है, पोस्टिंग बिल्कुल आता है, लेकिन एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन अकाउंटिंग के अंतर्गत आता है, ना कि बुककीपिंग के अंतर्गत. विच सो द राइट आंसर इज एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन. While deciding about the divisible profit, which of the following fact must be considered? ये वाला क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा इसमें डाउट हो रहा है. आई विल लेट यू नो लेटर ऑन. डिस्ट्रक्शन ऑफ वाउचर्स बाय ऑडिटर, अंकेक्षक द्वारा प्रमाणकों को नष्ट करना किस प्रकार का अपराध है? सिविल है, क्रिमिनल है या अदर में आता है? तो ये क्रिमिनल लायबिलिटी है. लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क. If the opening capital is 120,000, drawings 10,000, additional capital 20,000, capital account closing capital 180,000, the profit earned during the year will be. तो इसमें प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए सिंगल एंट्री सिस्टम से ये क्वेश्चन आया हुआ है. इसके अंदर हम प्रॉफिट के लिए हम सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल को लेंगे, फिर उसके बाद इसमें ऐड करेंगे ड्राइंग्स यानी कि 1,90,000, फिर माइनस करेंगे एडिशनल कैपिटल और फिर माइनस करेंगे ओपनिंग कैपिटल. तो 1,90,000 में से 1,40,000 माइनस कर देंगे तो बचेगा आपका कितना? 50,000. तो राइट आंसर इज 50,000. ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बाद में करवाऊंगा. बैड डेब्ट्स रिकवर्ड ड्यूरिंग द ईयर विल बी. अगर वर्ष के दौरान कोई आपका अवधि ऋण वसूल होता है तो उसको आप क्या मानेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट या फिर रेवेन्यू रिसिप्ट? सबसे पहली बात तो ये एक्सपेंडिचर होगा नहीं, क्योंकि हमें मिल रहा है तो ये हमारी एक रिसीट होगी. अब क्वेश्चन ये उठता है कि कैपिटल होगी या रेवेन्यू होगी, तो ऑफकोर्स रेवेन्यू होगी, क्योंकि जब हमने इसको सेल किया था तो उसके बाद हमारा पैसा डूब गया था, तो वही पैसा अब हमें वापस मिल रहा है, तो ये रेवेन्यू का ही पार्ट है, इस वजह से रेवेन्यू रिसिप्ट में आएगा. राइट आंसर इज डी. विच मेथड ऑफ कॉस्टिंग वुड यू रिकमेंड फॉर अ ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी? एक औषधि निर्माण कंपनी में आप किस लागत लेखांकन विधि की सिफारिश करेंगे? यूनिट कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग या ऑपरेटिंग कॉस्टिंग? सो द राइट आंसर इज सी, बैच कॉस्टिंग. VED एनालिसिस मेथड इज़ यूज्ड व्हेन. VED एनालिसिस कब मेथड यूज किया जाता है? जब मशीन्स यूज़ की जाती हैं, जब सामग्री या लेबरर या नॉन ऑफ द अबव. तो VED एनालिसिस इज यूज्ड व्हेन मशीन्स आर यूज्ड. इसका फुल फॉर्म होता है वाइटल, एसेंशियल एंड डिज़ायरेबल. ये आपकी मशीन्स जब जैसे लूज टूल्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं उस दौरान उसकी
VD एनालिसिस किया जाता है, यानी कि कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जो वाइटल हैं, कौन से ऐसे हैं एसेंशियल हैं और कौन से ऐसे हैं जो डिज़ायरेबल पार्ट्स हैं। इन फंड फ्लो एनालिसिस इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल इज, फंड फ्लो एनालिसिस में इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल क्या है आपका, सोर्स ऑफ फंड है, एप्लीकेशन ऑफ फंड है, या दोनों है। तो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल इज एन एप्लीकेशन ऑफ फंड, वहीं डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल सोर्स होता है, सोर्स ऑफ फंड। नेक्स्ट इज एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड ओवर द डेबिट साइड इन रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका एक नॉमिनल अकाउंट की तरह ही होता है, तो जैसे प्रॉफिट एंड लॉस बनता है वैसे ये भी बनता है। तो अगर क्रेडिट साइड बड़ी होगी, डेबिट साइड छोटी होगी, तो ऑफकोर्स क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो राइट आंसर इज 48A। A company has liabilities of 38,000 and owner's equity is of 1,14,000, then assets of the company। तो ये हमारा जो अकाउंटिंग इक्वेशन उससे क्वेश्चन बना हुआ है, assets इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़ होती हैं। तो assets पूछ रहा है, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़ को जोड़ दीजिए आप, तो 1,14,000, 30,000, 1,52,000, यानी कि बी आंसर। तो पेमेंट ऑफ ए लाइबिलिटी, जब आप किसी लाइबिलिटी का पेमेंट करते हैं तो इससे क्या होगा, तो मान लीजिए कोई आपकी लाइबिलिटी है तो उससे आपने पे कर दिया, तो इससे क्या इफ़ेक्ट आएगा, इससे एक तो आपकी जो करंट असेट्स हैं यानी कि कैश आपका कम हो जाएगा, और जो आपकी करंट लाइबिलिटी है वो भी कम हो जाएगी। तो आंसर विल बी डी, इंक्रीज एसेट्स एंड डिक्रीज लाइबिलिटी, यानी कि दोनों चीज़ें इस केस में डिक्रीज होंगी। रिटर्न इनवॉल्व विल बी shown as